नमस्कार बच्चों। आज हम कक्षा 6 के सामाजिक विज्ञान पर अध्ययन करेंगे। सामाजिक विज्ञान के नए सिलेबस में 3 बुक जोड़ी गई है, जिसमें भाग फर्स्ट में इतिहास, सेकंड में भूगोल और थर्ड में राजनीति विज्ञान है। तो आज हम कक्षा 6 के सामाजिक विज्ञान के भाग प्रथम इतिहास में हमारे अतीत फर्स्ट पर चर्चा करेंगे। तो आइए इसका सिलेबस या विषय वस्तु देखते हैं। तो इसमें सबसे पहले का जो अध्याय है वो क्या, कब और कहाँ और कैसे से अंतिम लेसन इमारतें, चित्र तथा किताबें तक है। तो आज हम पहला अध्याय क्या, कब, कहाँ और कैसे पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं लेसन। अध्याय फर्स्ट, क्या, कब, कहाँ और कैसे। पहले है रशीदा का सवाल। रशीदा बैठी अखबार पढ़ रही थी। अचानक उसकी निगाह एक सुर्खी पर पड़ी। 100 साल पहले। वह सोचने लगी कि यह कोई कैसे जान सकता है कि इतने वर्षों पहले क्या हुआ। अब इस चीज़ का पता कैसे लगाएं, इस बारे में अपने पढ़ेंगे। कैसे पता लगाएं, यह जानने के लिए कि कल क्या हुआ था। तुम रेडियो सुन सकते हो, टेलीविज़न देख सकते हो या फिर अखबार पढ़ सकते हो। साथ ही यह जानने के लिए कि पिछले साल क्या हुआ था, तुम किसी ऐसे व्यक्ति से बात कर सकते हो जिसे उस समय की स्मृति हो। स्मृति यानी याद, जिसको उस समय मतलब पिछले वर्ष की जो कोई भी घटनाक्रम है वो घटना याद हो, ऐसे व्यक्ति से बात कर सकते हो। ऐसे हम उस घटना के बारे में पता लगा सकते हैं। लेकिन बहुत पहले क्या हुआ था, यह कैसे जाना जा सकता है। तो अतीत के बारे में हम कैसे जान सकते हैं। अतीत के बारे में बहुत कुछ जाना जा सकता है। जैसे लोग क्या खाते थे, कैसे कपड़े पहनते थे, किस तरह के घरों में रहते थे। हम आखेटकों, शिकारियों, आखेटक यानी शिकारियों, पशुपालकों, कृषकों, शासकों, व्यापारियों, पुरोहितों, शिल्पकारों, कलाकारों, संगीतकारों या फिर वैज्ञानिकों के जीवन के बारे में भी जानकारी हासिल कर सकते हैं। यही नहीं, हम यह भी पता कर सकते हैं कि उस समय बच्चे कौन से खेल खेलते थे, कौन सी कहानियाँ सुना करते थे, कौन से नाटक देखा करते थे या फिर कौन कौन से गीत गाते थे, लोग कहाँ रहते थे। मानचित्र 1 पृष्ठ 2 आगे वाले पेज में है। में नर्मदा नदी का पता लगाओ। कई लाख वर्ष पहले से लोग इस नदी के तट पर रह रहे हैं। यहाँ रहने वाले आरंभिक लोगों में से कुछ कुशल संग्राहक थे जो आसपास के जंगलों की विशाल संपदा से परिचित थे। अपने भोजन के लिए वे जड़ों, फलों तथा जंगल के अन्य उत्पादों का यहीं से संग्रह किया करते थे। वे जानवरों का आखेट यानी शिकार भी करते थे। आगे वाले पेज में देखो, ये नर्मदा नदी का चित्र भी है। ये देखिए, विंध्य की पहाड़ियाँ, सतपुड़ा, ताप्ती नदी, नर्मदा नदी, सोन नदी, चंबल, यमुना। ऐसे जो प्रश्न हैं
ये हमारी इस सामाजिक किताब के सिलेबस में बहुत से आते हैं कि जो यमुना नदी थी वो कहाँ से कहाँ तक किस ओर प्रवाहित होती है, तो इस चीज़ का हमें ध्यान होना चाहिए। तो इस मानचित्र को अगर अच्छी तरह से ढंग से देखा जाए तो हम सभी नदियों के बारे में पूर्ण रूप से जानकारी हासिल कर सकते हैं। तो आइए पाठ की ओर चलते हैं। अब तुम उत्तर पश्चिम की सुलेमान की किरथक पहाड़ियों का पता लगाओ। इसी क्षेत्र में कुछ ऐसे स्थान हैं जहां लगभग 8000 वर्ष पूर्व स्त्री पुरुषों ने सबसे पहले गेहूं तथा जौ जैसी फसलों को उपजाना आरंभ किया। उन्होंने भेड़, बकरी और गाय बैल जैसे पशुओं को पालतू बनाना शुरू किया। लोग गांव में रहते थे। उत्तर पूर्व में गारो तथा मध्य भारत में विंध्य पहाड़ियों का पता लगाओ। ये कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ कृषि का विकास हुआ, जहाँ सबसे पहले चावल उपजाया गया। वे स्थान विंध्य के उत्तर में स्थित है। तो विंध्य की पहाड़ियाँ कहाँ हैं ये देखिए, और उसके उत्तर दिशा मतलब चंबल सोन नदी का जो क्षेत्र है, इसके बीच का जो क्षेत्र है, यहाँ सबसे पहले चावल उपजाया गया। मानचित्र पर सिंधु तथा इसकी सहायक नदियों का पता लगाने का प्रयास करो। तो ये मैंने जब पहले इस मानचित्र में आपको अच्छी तरह से दिखाया है कि किस किस नदी का किस तरह से हमें पता चल सकता है। तो हम अच्छी तरह से इस मानचित्र को देखकर इन नदियों का पता लगा सकते हैं। जो एक बड़ी नदी में मिल जाती है, लगभग 4700 वर्ष पूर्व इन्हीं नदियों के किनारे कुछ आरंभिक नगर फले और फूले। गंगा व इसकी सहायक नदियों के किनारे तथा समुद्र तटवर्ती इलाकों में नगरों का विकास लगभग 2500 वर्ष पूर्व हुआ। गंगा तथा उनकी सहायक नदी सोन का पता लगाओ। तो सोन नदी भी अपने यहाँ देखी थी, ये देखिए बिल्कुल नर्मदा के पास, और गंगा से भी ये नदी मिलती है। गंगा के दक्षिण में इन नदियों के आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में मगध, वर्तमान में बिहार नाम से जाना जाता था। इसके शासक बहुत शक्तिशाली थे और उन्होंने एक विशाल राज्य स्थापित किया था। देश के अन्य हिस्सों में भी ऐसे राज्यों की स्थापना की गई। लोगों ने सदैव उपमहाद्वीप के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक यात्रा की। कभी कभी हिमालय जैसे ऊंचे पर्वतों, पहाड़ियों, रेगिस्तान, नदियों तथा समुद्रों के कारण यात्रा जोखिम भरी होती थी। फिर भी ये यात्रा उनके लिए असंभव नहीं थी। तो ये जो नदियाँ थी, पहाड़ थे, ऊंचे पर्वत थे, रेगिस्तान था, समुद्र भी थे, लेकिन उनकी यात्रा जोखिम भरी क्यों नहीं होती थी? क्यों? इस चीज़ का पता हमें इस अध्याय में चलेगा। अतः कभी लोग काम की तलाश में, कभी प्राकृतिक आपदाओं के कारण एक स्थान से दूसरे स्थान जाया करते थे। कभी कभी सेनाएं दूसरे क्षेत्रों पर विजय हासिल करने के लिए जाती थी। इसके अतिरिक्त व्यापारी कभी काफिले में तो कभी जहाज़ों में अपने साथ मूल्यवान वस्तुएं लेकर एक स्थान से दूसरे स्थान जाते रहते थे। धार्मिक गुरु लोगों को शिक्षा और सलाह देते हुए एक गांव से दूसरे गांव तथा एक कस्बे से दूसरे कस्बे जाया करते थे। कुछ लोग नए और रोचक स्थानों की खोजने की चाह में उत्सुकतावश भी यात्रा किया करते थे। इन सभी यात्राओं से लोगों को एक दूसरे के विचारों को जानने का अवसर मिलता था। आज लोग यात्राएं क्यों करते हैं? अब यह तो थी प्राचीन समय की बात कि लोग यात्राएं क्यों करते थे। कोई व्यापार के लिए जाता था, तो कोई शिक्षा देने के लिए जाता था, तो कोई
दूसरे राज्य पर विजय हासिल करने के लिए जाता था। परंतु आज वर्तमान युग में लोग यात्रा क्यों करते हैं, इसके बारे में देखते हैं। एक बार फिर मानचित्र एक को देखो। पहाड़ियाँ, पर्वत और समुद्र इस उपमहाद्वीप की प्राकृतिक सीमा का निर्माण करते हैं। हालांकि लोगों के लिए इन सीमाओं को पार करना आसान नहीं था। जिन्होंने ऐसा चाहा वे ऐसा कर सके। वे पर्वतों की ऊंचाई को छू सके और गहरे समुद्रों को पार कर सके। उपमहाद्वीप के बाहर से भी कुछ लोग यहाँ आए और यहीं बस गए। लोगों के इस आवागमन ने हमारी सांस्कृतिक परंपराओं को समृद्ध बनाया। अब इसमें देखो एक छोटी सी हेडिंग भी दी हुई है इस पृष्ठ पर, इसे भी ध्यान से देखिए। मानचित्र एक, दक्षिण एशिया। आधुनिक भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान और श्रीलंका और अफगानिस्तान, ईरान, चीन तथा म्यांमार आदि पड़ोसी देशों को दर्शाता है। दक्षिण एशिया एक महाद्वीप से छोटा है, लेकिन विशालता तथा बाकी एशिया के समुद्रों, पहाड़ियों तथा पर्वतों से बंटे होने के कारण इसे प्राय उपमहाद्वीप कहा जाता है। अब ये भी ध्यान देने योग्य बातें हैं। तो एक बार फिर अपने उस मानचित्र को देखते हैं। ये देखिए, इससे अपने को भारत के जो पड़ोसी देश हैं उनके बारे में भी पता चलेगा और सागरों, महासागरों और छोटे छोटे द्वीप समूहों के बारे में भी पता चलेगा। तो लेसन की ओर चलते हैं। कई सौ वर्षों से लोग पत्थर को तराशने, संगीत रचने और यहाँ तक कि भोजन बनाने के नए तरीकों के बारे में एक दूसरे के विचारों को अपनाते रहें। देश का नाम। अपने देश के लिए हम प्राय इंडिया तथा भारत जैसे नामों का प्रयोग करते हैं। इंडिया शब्द इंड्स से निकला है, जिसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। अपने एटलस में ईरान और यूनान का पता लगाओ। लगभग 2500 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिम की ओर आने वाले ईरानियों और यूनानियों ने सिंधु को हिंदोस तथा इंडोस और इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया कहा। भारत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया गया। इस समूह का उल्लेख संस्कृत की आरंभिक लगभग 3500 वर्ष पुरानी कृति ऋग्वेद में मिलता है। बाद में इसका प्रयोग देश के लिए होने लगा। अब ये देखो, ताड़पत्र पर कुछ लिखा हुआ है। तो ये क्या लिखा हुआ है, किस भाषा में लिखा हुआ है, इसके बारे में पढ़ेंगे। ये देखो, इस तरफ दिया गया है ताड़पत्रों से बनी पांडुलिपि का एक पृष्ठ। यह पांडुलिपि लगभग 1000 वर्ष पहले लिखी गई थी। किताब बनाने के लिए ताड़ के पत्तों को काटकर उनके अलग अलग हिस्सों को एक साथ बांध दिया जाता और भुर्ज पेड़ की छाल से बनी ऐसी ही एक पांडुलिपि को तुम देख सकते हो। ये देखिए। तो अतीत के बारे में कैसे जानें कि हमारा जो अतीत है, जो इतिहास है, उसके बारे में अपने किस तरह से जानकारी हासिल कर सकते हैं। अतीत की जानकारी हम कई तरह से प्राप्त कर सकते हैं। इनमें से एक तरीका अतीत में लिखी गई पुस्तकों को ढूंढना और पढ़ना है। ये पुस्तकें हाथ से लिखी होने के कारण पांडुलिपि कही जाती हैं। अंग्रेजी में पांडुलिपि के लिए प्रयुक्त होने वाले मैन्युस्क्रिप्ट शब्द लैटिन शब्द मेनू, जिसका अर्थ हाथ है, से निकला है। ये पांडुलिपियों प्राय ताड़पत्रों व हिमालय क्षेत्र में उगने वाले भुर्ज नामक पेड़ की छाल से विशेष तरीके से तैयार भोजपत्र पर लिखी मिलती है। तो बच्चों, आज के लिए इतना ही। तो जो बातें
मुख्य रूप से है। जिस तरह ये मानचित्र है, तो सबसे पहले आपको मानचित्र भी बनाना सीखना चाहिए और इस मानचित्र को ध्यान से देखकर इसमें कौन कौन सी जो नदियां हैं उनके नाम तथा उनकी दशा और दिशा किस तरफ ये प्रवाहित होती है, ये आपको पूर्ण रूप से जानकारी होनी चाहिए। और जो जो मुख्य बातें मैंने बताई है वो अपनी नोटबुक में लिखेंगे। धन्यवाद। थैंक यू।